हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि इंडियन इकनॉमी के बारे में कोई लेक्चर डिलीवर किया जाए। तो बीबीए सेकंड सेमेस्टर में इंडियन इकनॉमी एक सब्जेक्ट है जिसके सिलेबस पर बेस्ड पहला लेक्चर आज मैं यहाँ यूट्यूब पे डिलीवर कर रहा हूँ। विद अ सीरीज ऑफ 10 लेक्चर्स आई विल कंप्लीट द सिलेबस। इट इज़ माय टारगेट। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इंडियन इकनॉमी। इंडियन इकनॉमी में वर्ड आता है आपका इकोनॉमी। समझते हैं इकोनॉमी क्या है, कितनी तरह की होती है और क्या इनके फीचर्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। मीनिंग ऑफ इकोनॉमी क्या है? ठीक है, अगर जनरल वर्ड्स में कहा जाए तो इकोनॉमी कुछ नहीं तो एक सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि हमारा घर है, राइट। घर में हम देखते हैं कि अ, हमारे फादर जो हैं वो बाहर जाते हैं, वर्क करते हैं, पैसा अर्न करते हैं। ठीक है, वो पैसा घर लाते हैं। मदर जो होती हैं वो घर के कामों में पैसे को इन्वेस्ट करती हैं, लगाती हैं। घर में क्या चीज़ ज़रूरी है वो लेके आती हैं। बच्चों की पढ़ाई से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। और हम बीइंग स्टूडेंट्स, या अगर कोई जॉब करता है तो अलग बात है, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट जनरली हम कंज्यूमर्स होते हैं। हमें बुक्स चाहिए होती हैं, हमें नीड्स चाहिए होती हैं, वो हम अपने घर वालों को बताते हैं और वो चीज़ हमारी नीड्स प्रायोरिटी के बेसिस पे पूरी की जाती है। कभी कभी बच्चे जिद करते हैं लेकिन वो नीड पूरी नहीं की जाती। उसे देखा जाता है कि वो प्रायोरिटी नीड है या नॉन प्रायोरिटी नीड है। ऐसे ही कोई कंट्री अगर चलता है तो वो भी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज करता है। किसी ना किसी सोर्स से पैसा कमाता है, किसी ना किसी सोर्स से पैसा खर्च करता है। तो इस पूरे सिस्टम को अगर हम बात करें तो हम कहते हैं इकोनॉमी। टेक्निकली अगर बात करें तो एन इकोनॉमिक सिस्टम रिफर्स टू द वे इन विच resources of a country are used to produce goods and services, and the manner in which these goods and services are distributed for consumption। तो कैसे हम गुड्स और सर्विस के लिए कैसे वो पैसा लेकर आते हैं, कैसे उनको प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, और कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कैसे उनको कंज्यूम करते हैं। मीन्स इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ मैन, राइट। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी की। क्या क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहला फंक्शन है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप देखते हैं बहुत तरह की कंट्रीज आपने नाम सुने होंगे। गल्फ कंट्री आपने नाम सुना होगा, ठीक है। आपने नाम सुना होगा चाइना, कहा जाता है बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हब है, वहाँ प्रोडक्शन बहुत होता है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा सिंगापुर, जहाँ पे उसका अपना कुछ नहीं है लेकिन चारों तरफ से सी से घिरा हुआ है और सी रिसोर्सेज से ही और ट्रेडिंग से ही वो अपना कंट्री को चलाता है, राइट। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपको पता लगेगा कि रेगिस्तान भी है, माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी है, हर तरह का खेती यहाँ पे लगभग लगभग हो पाता है। ठीक है, बट गल्फ कंट्रीज की तरह यहाँ पे ऑयल नहीं होता, राइट। तो आपकी कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं, अच्छा अगर इंडिया की भी बात करें तो आपकी कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं, जैसे राजस्थान में, आपके गुजरात में अलग तरह का प्रोडक्शन होता है। गुजरात में रिफाइनरीज हैं, राजस्थान में मूंगफली का प्रोडक्शन होता है, यूपी में गन्ने का प्रोडक्शन होता है, महाराष्ट्र में गन्ने का प्रोडक्शन होता है, वीट का प्रोडक्शन होता है, चाय का प्रोडक्शन कहीं और होता है। तो इन सारे रिसोर्सेज को अलोकेट करना मींस इनसे मिलने वाली यूटिलिटीज हर जगह पहुंचे, हर आदमी को। जैसे हमें खाने पीने के लिए हर चीज़ चाहिए होती है तो वो हर चीज़ हमें मिल पाए, ठीक है। तो इकोनॉमी को चलाने वाला, उस सिस्टम को चलाने वाला जो है, उसका पहला काम है उन रिसोर्सेज को अलोकेट करना, ठीक है। दूसरी बात, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आपकी कंट्री में कुछ ना कुछ खास होता है, ठीक है। आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन में कुछ ना कुछ खास होता है, और आप देखते हैं बहुत सारी कंट्रीज किसी पर्टिकुलर चीज़ों के ही प्रोडक्शन में आगे होती है, राइट। ये उस खास बात के लिए वजह से ही होती है, ठीक है। तो हम क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किस तरह से बनाएं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड टू होम टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजंस हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में लेने पड़ते हैं। देन जो भी प्रोडक्शन हम करते हैं उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों तक पहुँचाना है, एक सप्लाई मैकेनिज्म स्टैब्लिश करना है। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ठीक है, कोई भी रुकी हुई चीज बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, टिकती सिर्फ वही है जो आगे बढ़ती है, राइट। ठीक है, तो इकोनॉमी का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। इकोनॉमी का सबसे पहले स्टेबल होना और ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसलिए सिर्फ करते हैं कि हम आगे बढ़ें, ठीक है। दूसरी बात, मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमी
हमेशा एक ऐसे बेस पे टिकी होनी चाहिए जहां पर वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो। ठीक है। जैसे कोई ना कोई क्राइसिस अगर आ जाता है, जैसे इस टाइम लॉकडाउन हुआ है, कोरोना वायरस की सिचुएशन है, क्राइसिस सिचुएशन है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आई है और ड्यू टू नेचुरल कॉज आई है, बहुत सारी कंट्रीज में आई है, केवल हमारी कंट्री में नहीं आई है। लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं कि हमारी कंट्री में वो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, इतनी ज्यादा इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी नहीं है। एक तबका है जिसके पास पैसे की कमी हो सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, 3 महीने से घर बैठे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कोई दिक्कत उनके साथ नहीं है। तो हम इतने इकोनॉमिक बैकवर्ड भी नहीं है, टू बी वेरी थैंकफुल टू द गॉड। तो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक ऐसा सिस्टम जो एकदम कोलैप्स ना हो जाए, एकदम वोलेटाइल ना हो जाए, ठीक है, तो वो भी हमें करना पड़ता है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे, मेजरली 3 तरह की इकोनॉमी चलती है, हालांकि इसमें अदर टाइप्स भी हैं और कुछ लोग 4 टाइप्स की कहते हैं, लेकिन 3 टाइप की इकोनॉमी आपके सिलेबस में है जिसकी बात हम करेंगे। सबसे पहली इकोनॉमी है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? मार्केट से ही समझ में आ रहा है, जो चीज मार्केट के लिए बनी है, राइट। मार्केट में प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अगर प्रोड्यूसर्स क्या बनाएं उसका डिसीजन ले रहे हैं, कैसे बनाएं उसका डिसीजन ले रहे हैं, और किसके लिए बनाएं, किस प्राइस से बनाएं, ये सारे डिसीजन प्रोड्यूसर्स ले रहे हैं, तो ऐसी इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी कहेंगे। इंडिविजुअल और कंज्यूमर बेस्ड सिस्टम दैट रिलाइज ऑन द कंजम्पशन चॉइस ऑफ द कंज्यूमर्स, लाइक यूएसए। यूएसए को आप एक मार्केट इकोनॉमी कह सकते हैं। यहाँ पर कंज्यूमर की चॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल की चॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी चॉइस के बेस पर लोग गुड्स बनाते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन इसे यूज़ कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, ठीक है, कौन इसे अफोर्ड कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, और ऐसा वो इसलिए नहीं सोचते कि ज़्यादातर लोग वहाँ पर रिच क्लास होते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी केवल वहीं चलती है जहाँ पर रिचर सेक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। फीचर्स देख लेते हैं मार्केट इकोनॉमी के। द गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी लिटिल रोल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। गवर्नमेंट जो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत कम रोल प्ले करती है, ज्यादातर डिसीजन प्रोड्यूसर्स लेते हैं। एम्फेसिस ऑन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स की अपनी फ्रीडम है, वो क्या खाएं, क्या पहने, क्या करें, ठीक है, क्या बनाएं, एवरीथिंग दे कैन डिसाइड देमसेल्व्स, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटरवेंस गवर्नमेंट उसमें नहीं करेगी। प्राइवेट फर्म्स एंड इंडिविजुअल आंसर द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। what to produce, how to produce and to whom to produce, these are the basic economic problems, right, जिनका आंसर प्राइवेट फर्म्स और इंडिविजुअल ही मेजरली देते हैं, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट का कोई रोल ना हो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक मैक्सिमम परसेंटेज उसी चीज की रहती है कि जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करती। देयर इज कंज्यूमर सोवर्जिनिटी। कंज्यूमर को यहाँ पे किंग माना जाता है, कंज्यूमर जो चाहता है वो वहां पे बनता है, और कंज्यूमर केपेबल भी होता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को खरीदने के किसी भी प्राइस पर, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ मेन गोल इन द इकोनॉमी। यहाँ पर वो चीजें बनाई जाएंगी जिसमें प्रॉफिट मार्जिन्स ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पर फर्म्स अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहेंगे और इकोनॉमी में पैसे की कोई कमी ना होने की वजह से वो ऐसा कर भी सकते हैं। द प्राइस मैकेनिज्म डिटरमाइन प्राइस इन द इकोनॉमी। जो प्राइस मैकेनिज्म है, प्राइस पॉलिसीज हैं, उसी के थ्रू प्राइस को यहाँ पे सेट किया जाता है। आगे बात करते हैं एडवांटेजेस। अगर मार्केट इकोनॉमी है तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं? मैन्युफैक्चरर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस वट एवर दे वांट। जो भी उन्हें प्रोड्यूस करना है, जो भी उन्हें लगता है कि उन्हें प्रोड्यूस करना चाहिए, वो सोशल वेलफेयर को इतना ध्यान में नहीं देते हैं, राइट। दे थिंक अबाउट द प्रॉफिट ओनली, और जो प्रॉफिटेबल गुड्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। कंज्यूमर सोवर्जिनिटी होती है, कंज्यूमर के पास पैसा होता है, कंज्यूमर कैन परचेज एनीथिंग, तो वहां पर वैरायटी ऑफ गुड्स का होना स्वाभाविक है। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पर ज़्यादातर प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होगा। देयर इज फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंस। गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं करती है, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी, दे आर फ्री टू प्रोड्यूस एनीथिंग। हाँ, कुछ स्पेसिफिक गुड्स में दे कैन इंटरफेयर, अदरवाइज नहीं, बहुत स्पेसिफिक गुड्स में, ठीक है। एफिशिएंट प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर्स क्योंकि प्रॉफिट मेकर्स होते हैं तो वो किसी भी तरह की वेस्टेज नहीं करना चाहते। वो बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी, बढ़िया से बढ़िया मशीन्स, बढ़िया से बढ़िया पीपल को हायर करते हैं, और दे वांट टू बी मोस्ट एफिशिएंट पर्सन्स या प्रोड्यूसर्स।
कंपटीशन अमंग फर्म्स, यहाँ पे कंपटीशन तो होता है डेफिनेटली, प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री में फर्म्स भी ज़्यादा होंगी और कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। फिर बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। क्या डिसएडवांटेजेस हैं इस सिस्टम की? प्रॉफिट इज डोमिनेंट मोटिव, केवल प्रॉफिट मोटिव के लिए फर्म्स काम करती हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कभी कभी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा आप क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो रहे हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं वेलफेयर को कहीं ना कहीं कभी कभी नेग्लेक्ट कर सकता है। हाई प्राइजेस फॉर एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के भी कंपैरेटिवली हाई प्राइजेस यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मेकर्स हैं प्रोड्यूसर्स, और वो वही चीज़ बना रहे हैं जहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा है, ठीक है। तो वो अगर एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो हायर प्रॉफिट और ब्रांडिंग के थ्रू ही कर पा रहे होंगे। लीड्स टू ग्रेट इनइक्वालिटीज, कभी कभी अगर इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री में नहीं है तो रिच और पुअर का गैप ऐसे सिस्टम में बहुत ज़्यादा हो जाता है। पॉल्यूशन, अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है तो आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि मैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक का यूज़ करूं, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, ठीक है। तो प्रोडक्शन में इन्वायरमेंट का ध्यान रखना ये कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जाता है ऐसे सिस्टम में। ओवर कंजम्पशन ऑफ गुड्स सच एज अल्कोहल और सिगरेट्स और ड्रग्स, जो लग्जरी गुड्स होते हैं, जो हैबिचुअल गुड्स होते हैं, ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है और ऐसे गुड्स का कंजम्पशन भी ऐसी इकोनॉमीज में ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम वेस्टर्न सिस्टम को देखें तो यूज़ ऑफ अल्कोहल, सिगरेट्स, ड्रग्स ये बहुत कॉमन चीज़ें हो गई हैं वहाँ पे, क्योंकि पीपल हैव मनी, और ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए गलत भी हो जाता है। चलिए बात करते हैं दूसरे टाइप की इकोनॉमी की, जो है आपका सेंट्रली कंट्रोल्ड और सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसे हम सेंट्रली कंट्रोल भी कह सकते हैं और सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कह सकते हैं, ठीक है। सेंट्रली प्लान्ड भी कई बुक्स में लिखा हुआ है, तो डोंट वरी अबाउट इट, सेम है, राइट। चलिए बात करते हैं ये क्या होता है। ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर ए टू जेड प्रोडक्शन को गवर्नमेंट प्लान करती है, गवर्नमेंट मैनेज करती है, गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अप टू द 95% और 99% होता है, ठीक है। बहुत कम रेशियो में ऐसी फर्म्स होती हैं जो अपने लेवल पर प्रोडक्शन कर पाए, ठीक है। तो सेंट्रली कंट्रोल इकोनॉमी वेयर द गवर्नमेंट मेक्स ऑल द डिसीजन, जिसमें एग्जाम्पल की बात करें तो क्यूबा और चाइना, जो कम्युनिस्ट कंपनी है कंट्रीज हैं और जो डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज हैं, वहाँ पर आपको ये सिस्टम ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है, लेकिन सोशल वेलफेयर कितने हद तक हो पाएगा प्रैक्टिकली, जैसे अगर चाइना की बात करें तो वहाँ के जितने भी सिटीजन हैं वो सोशली वेरी गुड हैं या बहुत हैप्पी हैं, ऐसा कहना थोड़ा सा आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। इतना कहना आसान नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर कोई सेंट्रली कंट्रोल इकोनॉमी है तो वहाँ पर सोशल वेलफेयर या लोगों के लिए उस इकोनॉमी को रन किया जाता है और उसी हिसाब से प्रोड्यूसर्स को गाइड किया जाता है। एडवांटेज, वेलफेयर इज द प्राइमरी गोल। ऐसी इकोनॉमी में जो वेलफेयर है वो एक प्राइमरी गोल होता है, मतलब यहाँ पे ये देखा जाता है कि हमारे पास किस तरह की पॉपुलेशन है, क्या उनका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, उस हिसाब से वो किन चीज़ों को अफोर्ड कर पाएंगे, कौन सी चीज़ें उनके लिए नेसेसरी हैं। तो प्रोड्यूसर्स आर गाइडेड टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एट दोज प्राइसेस विच द गवर्नमेंट डिसाइड, राइट। तो यहाँ पर प्राइस का डिसीजन ही प्रोड्यूसर्स खुद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, पूरा कंट्री पूरा सिस्टम वो रन कर रहे हैं। कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होता है तो उसे एक लैंड एक्विजिट करने में या मशीनरी एक्विजिट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, प्रोसेस लग सकता है, पर क्योंकि गवर्नमेंट है, उसके हाथ में सब कुछ है, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी फास्ट हो जाती हैं और वहाँ पे आप फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। वेस्टफुल कंपटीशन इज अवॉइडेड, यहाँ पर अननेसेसरीली कंपटीशन नहीं होता है, नेसेसरी गुड्स का प्रोडक्शन होता है और नेसेसरी गुड्स का सभी लोग प्रोडक्शन कर रहे होते हैं और प्राइजेस में इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट का, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए कोई फर्म नहीं जा पाती, तो नॉर्मल ही, ठीक है, एक तरह का परफेक्ट मार्केट सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है और वेस्टफुल कंपटीशन थोड़ा सा हम अवॉइड कर पाते हैं, ठीक है। नो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट सच एज स्ट्राइकिंग, यहाँ पे स्ट्राइक्स वगैरह अभी बहुत जल्दी नहीं होती हैं क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में सिस्टम होता है, राइट।
जनरेट ग्रेटर एम्फेसिस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो सिटीजन्स हैं उस कंट्री के, उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ वो क्या जी रहे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ में आपको समझाना चाहूँगा कि कैसे आप रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस जगह किस लोकेलिटी पे आप रहते हैं, जीवन में किन चीज़ों का कंजम्पशन कर पाते हैं, आपकी हाइजीन फैसिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है, क्या आप केवल बेसिक नेसेसिटीज़ के बाहर निकल कर भी कुछ खर्च कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, कितना लिटरेसी है, राइट, बहुत सारी चीज़ें। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सबसे पहले तो फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं होता, कंज्यूमर भी अपनी चॉइस के हिसाब से नहीं जा सकते और प्रोड्यूसर्स भी अपने चॉइस के हिसाब से नहीं जा सकते, ठीक है। एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल किया जा सकता है, किया जाता है। लेकिन जैसे जो हैबिचुअल कंजम्पशंस होते हैं, अल्कोहल है, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में है तो वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ना हो पाए। तो अ पर्सन कैन नॉट गो विथ हिज चॉइस इन हैबिचुअल कंजम्पशन और लग्जरी कंजम्पशन, ठीक है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सिस्टम इज टू रिजिड, बहुत रिजिड सिस्टम होता है, किसी भी तरह के चेंज को एक्सेप्ट कर पाना ऐसी इकोनॉमी में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक एक ही आपका ऑटोनोमस बॉडी है जो पूरी कंट्री को रन कर रहा है, तो वहाँ से पूरी कंट्री में चेंजेस को लेकर आना, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर वो अपनी अपनी फर्म को एस्टैब्लिश कर लेते हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट के लिए हर फर्म्स को, हर सेक्टर को, हर चीज़ को अपडेट करना और उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ही एक्सेप्ट नहीं करेगी, और करेगी तो उसको अप्लाई करने में उसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो बहुत ही रिजिड सिस्टम यहाँ पर होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। लैक ऑफ इंसेंटिव, ना तो प्रोड्यूसर्स के पास कोई लैक ऑफ इंसेंटिव है, ना ही वर्कर्स के पास कोई लैक ऑफ इंसेंटिव है कि ज़्यादा करने पे ज़्यादा मिलेगा, राइट, ज़्यादा बेचने पे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। जब नॉर्मल प्रॉफिट्स ही सब कोई अर्न कर रहे हैं तो फिर ऐसी कोई बात वहाँ पे नहीं आती है। रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी, ऐसी कंट्रीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, ऐसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे रेड टेपिज्म होगा। ब्यूरोक्रेट्स, जो पैनल ऑफ ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स है, वो बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर रहा होगा, और विंडो टू विंडो आपको जाकर बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसी कंट्री में कर पाएंगे, ठीक है। कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, कभी कभी क्या होता है कि वही मैं बात पहले भी कह रहा था कि क्या सोशल वेलफेयर के लिए ही हम जा रहे हैं, क्या हम सोशल वेलफेयर ही कर रहे हैं। कभी कभी इंटरेस्ट जो होता है वो कन्फ्लिक्ट होने लगता है, कभी कभी लगता है कि गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए ना सोच के अपने लिए सोच रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए सोच रही है, लोगों के वेलफेयर और हैप्पीनेस को भी सेक्रीफाइस कर रही है, ठीक है। वर्कर्स का इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट कर सकता है कि वो प्रोडक्शन क्यों करें, कैसे करें, और ऐसी कंट्रीज में कभी कभी एक तरह से बहुत सारा रिवॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है और जन विरोध क्रिएट हो जाता है, और ये सारी चीज़ें भी देखने को हमने वर्ल्ड में बड़ी बड़ी न्यूज़ में देखी हैं। वेस्टेज ऑफ मैन पावर, क्योंकि लैक ऑफ इंसेंटिव है, मुझे कुछ भी ज़्यादा करने का कुछ मिलेगा नहीं, ज़्यादा मार्जिन नहीं है, ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं है, तो एक इंसेंटिव स्कीम नहीं है, क्योंकि कुछ मिलना नहीं है, ठीक है, जितना डिसाइडेड है वही मिलना है। तो उस केस में जो मैन पावर की जो स्किल है, जो आप परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं वेस्ट होती है। अब बात करते हैं मिक्स इकोनॉमी की, ठीक है। ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर हमने जो मार्केट इकोनॉमी को पढ़ा और सोशलिस्ट इकोनॉमी को पढ़ा, उनका एक मिक्सचर पाया जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सिस्टम दैट इनकॉर्पोरेट सम गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इनटू मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। ऐसी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी जहां पर एक हद तक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है और उस हद के बाद गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। बेसिक एग्जांपल, हम इंडियंस हैं, हम जानते हैं हमारे यहाँ इंडिया में मिक्स इकोनॉमी यूज होती है, ठीक है। फीचर्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम एंड आल्सो बाय द स्टेट। यहाँ पर जो डिसीजन है वो डिमांड और सप्लाई मार्केट फोर्सेस भी डिसाइड करती हैं, ठीक है। बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजन हैं जो मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होते हैं, लेकिन कुछ सेक्टर, कुछ एरियाज हैं जहां पर स्टेट मतलब गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करता है। The private business sector operates along with the lines of the free market economy where the price mechanism determine allocation of resources। जहां पर मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रही हैं वहां पे प्राइवेट सेक्टर रहता है, और जहां पर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत एसेंशियल क्राइटेरियाज में आते हैं, बहुत ज़्यादा क्रूशल क्राइटेरियाज में आते हैं, वहां पर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है।
The aim of private sector is to maximize profit while the aim of public sector is maximize social welfare, right? तो ऐसे एरियाज जहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कौन सी कार बिकनी है, कितनी महंगी कार बिकनी है, कार महंगी बिके या सस्ती बिके, ठीक है, इससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है गरीब आदमी को, और गरीब आदमी के लिए कार एक एसेंशियल चीज नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट वहां पर बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल नहीं करती, आप महंगी से महंगी कार बेचिए, अपने कार के प्राइसेस बहुत महंगे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं बोलने वाली, ठीक है। लेकिन एसेंशियल चीजें हैं, डेली नीड प्रोडक्ट्स हैं, खाने के पीने के सामान है, आपने देखा होगा जब भी दालों के या वीट के या ग्रेन्स के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट अपना इंटरवेंशन करती है, और उनकी अपनी सोशली कंट्रोल्ड शॉप्स होती है, जैसे हम राशन और सरकारी गल्ले की दुकान कहते हैं, उसके थ्रू प्राइस मैकेनिज्म में वो चेंज लेके आते हैं, वो सप्लाई बढ़ाते हैं और वो खरीदते भी हैं, ठीक है, ऐसे गुड्स को, ऐसे गुड्स का स्टोरेज भी करते हैं ताकि मार्केट में कोई भी ऐसी इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन हो जिससे वो टैकल कर पाए, राइट। द पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्राइवेट सेक्टर इज अनेबल और अनविलिंग टू प्रोड्यूस। अगर किसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंसेंटिव नहीं होते हैं तो प्राइवेट सेक्टर उस सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करता है, तो ऐसे सेक्टर का प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर करते हैं, पब्लिक सेक्टर करते हैं, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर या तो प्रोडक्शन नहीं कर पाता या प्राइवेट सेक्टर का उसमें होना सही नहीं है। जैसे डिफेंस में अगर हम बात करें तो डिफेंस में ज़्यादातर गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ही प्रोडक्शन कराती है, ठीक है। बहुत सारे हैवी इंडस्ट्रीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर अगर नहीं उसमें इन्वेस्ट कर पा रहे हैं तो गवर्नमेंट उन्हें चला रही है, राइट, ठीक है। एडवांटेजेस, मिक्स इकोनॉमी की क्या एडवांटेजेस होती हैं? द स्टेट कैन इंटरवेन इन द एरिया ऑफ इकोनॉमी थ्रू द पासिंग ऑफ लॉज टू प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम अनफेयर ट्रेडिंग प्रोसेस, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही कंट्रोल रखती है, ये हमने कहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर वो देखती है कि कहीं पर कोई मैल प्रैक्टिस चल रही है, अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस चल रही है किसी भी एरिया किसी भी सेक्टर में, तो वो अपने सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है, एक्ट पास कर सकती है, लॉज पास कर सकती है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे यहाँ है, जिसके थ्रू अगर किसी भी कंज्यूमर को किसी भी एरिया किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो गवर्नमेंट की शरण में जा सकता है, राइट। Both the government and the private sector can cooperate in offering certain services, that is transportation और health। कुछ एरियाज ऐसे भी देखे जाते हैं जहां पर गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करती है, जैसे रेलवे केवल गवर्नमेंट सेक्टर के पास था, लेकिन अभी आपने हाल ही में देखा होगा एक प्राइवेट ट्रेन चली तेजस नाम से, राइट। ट्रांसपोर्टेशन में अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आप रोडवेज की बस गवर्नमेंट बसेस देखते हैं, और गवर्नमेंट बसेस में भी आप देख रहे हैं कि वैरायटी है, एसी बसेस भी हैं, नॉन एसी बसेस भी हैं, और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी रन कर रहा है। बैंकिंग में आप देखते हैं कि नेशनलाइज और नॉन नेशनलाइज बैंक, हर तरह के बैंक आर वर्किंग हियर। हेल्थ केयर, सरकारी अस्पताल भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, ठीक है। तो इससे क्लियर होता है कि किस तरह से एक मिक्स इकोनॉमी वर्क करती है। क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं मिक्स इकोनॉमी की? टू मच गवर्नमेंट रेगुलेशंस, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं, और यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ रेड टेपिज्म यहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो करना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो करना है वो इतना आसान नहीं होता। वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या है कि गवर्नमेंट, देखिए अगर मैं अकेला हूँ और मुझे 10 दुकानों को संभालना है तो मैं बहुत बढ़िया मैनेज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक सिस्टम तो है गवर्नमेंट के पास, अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट के पास, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा कंट्री अगर है तो वहां पर वो उन सारे रिसोर्सेज को अगर अपने कंट्रोल में रखेगी तो आई डोंट थिंक कि वो पूरी तरह से यूज कर पाएगी, ठीक है। तो देयर आर सेक्टर्स जहां पे प्राइवेटाइजेशन की नीड है। कई बार हम कहते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई जाना चाहता है, अगर आप इकोनॉमिकली गुड है तो आप कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते। आज की डेट में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेज रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा भी ज्यादा अर्न कर रहे हैं, मिडिल क्लास या अबव क्लास में हैं, इवन बिलो पॉवर्टी क्लास की अगर मैं बात करूं और बॉटम क्लास की बात करूं, दे आर trying to send their children to the private sector schools so that they'll get better education। कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बढ़िया एजुकेशन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जगह है, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स हैं, और वो टीचर्स कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहे हैं, ऐसा माना जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा है, ठीक है। आप देखेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बहुत बढ़िया वहाँ पे एजुकेशन होती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का मानना ये रह गया है कि
हम प्राइवेट में ही भेजें, और कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस को फॉलो करने के लिए या एक अपने स्टेटस सिंबल को फॉलो करने के लिए भी लोग बड़े से बड़े स्कूल में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं भेजते। तो अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में लोगों को नहीं भेज रहे हैं, बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, तो वहां पे रिसोर्सेज तो वेस्ट हो रहे हैं ना, राइट। डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई में एक डिसइक्विलिब्रियम पाया जाता है, मतलब या तो एक्सेस डिमांड होगी, डेफिशिएंट सप्लाई होगी, या तो एक्सेस सप्लाई होगी, डेफिशिएंट डिमांड होगी, और इन दोनों का ही असर इकोनॉमीज में देखा जाता है। क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज, कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने पास कुछ एरियाज को रिजर्व करती है और वो एरियाज जो होते हैं एक तरह का मोनोपोली क्रिएट करते हैं, जैसे रेलवेज। ठीक है, बहुत सारे लोगों को रेलवेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो कहते हैं कि हम किससे कहें, किससे जाकर बात करें, क्योंकि होना तो कुछ है नहीं, ये तो गवर्नमेंट का है, राइट। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर वाला होता है तो हम फौरन पहुंच जाते हैं उसका प्रोडक्ट वापस करने, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में हम ऐसा शायद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अ सॉर्ट ऑफ मोनोपोलीज आर क्रिएटेड, और गवर्नमेंट कुछ एरियाज में लाइसेंस देती है, जैसे अगर आप अल्कोहल की बात करेंगे तो वो गवर्नमेंट लाइसेंस के बेसिस पर होता है, बहुत सारे ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट लाइसेंस के बेसिस पर होते हैं मिक्स इकोनॉमी में। तो डेट में क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ मोनोपोली, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होगा, राइट। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैन ऑल्सो अराइज, ठीक है। ऐसे सिस्टम में आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल होगा, यू आर नॉट श्योर, क्योंकि अगर आप सोशलिस्टिक इकोनॉमी है तो वहां पर तो आप कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज प्राइवेट सेक्टर एज वेल, और 60-70% अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है और 30% अगर आपके हाथ में है, तो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अपनी कंट्री में कर पाएंगे, दैट इज नॉट फॉर श्योर। ओके, तो दीज आर द थिंग्स अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। लेकिन एक और क्राइटेरिया भी है इकोनॉमीज को देखने का, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। हमने सुना है कि डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, तो इस बेसिस पर भी इकोनॉमीज को जज किया जाता है। हम डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करते हैं जहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हाई लेवल का है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हाई लेवल का है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी रिलेटिवली हाई है, और कंट्रीज से नाम लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का, अगेन कनाडा का, यूनाइटेड किंगडम का, फ्रांस का, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं हम मानते हैं कि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। हालांकि डेवलप्ड और डेवलपिंग की कोई परिभाषा है नहीं, कोई लेवल नहीं है जहां तक पहुंच के हम डेवलप्ड और डेवलपिंग कहलाएं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली बहुत सारी कंट्रीज से इनका जो स्टेटस है टेक्नोलॉजी का, इनका जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका जो इकोनॉमिक लेवल ऑफ लाइफ है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो कंपैरेटिवली बहुत हाई है। तो हम इन नेशंस को डेवलप्ड नेशंस या डेवलप्ड इकोनॉमीज में बात करते हैं। डेवलपिंग इकोनॉमीज में हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्री इज अ कंट्री विच इज लेस डेवलप्ड, राइट, जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, जिसका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल बेस्ड नहीं है, जिसका लिविंग स्टैंडर्ड कंपैरेटिवली डेवलप्ड कंट्रीज से लो है, ठीक है, वहां पर हम उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये ऐसी इकोनॉमीज है जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है। बात आती है इंडिया की, इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है, ठीक है, बहुत सारे लोग इसे डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, और मैं पर्सनली इसे डेवलपिंग कंट्री ही मानता हूं, लेकिन अंडर डेवलप्ड नहीं मानता, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी आ जाती हैं, तो इंडिया इज नॉट अंडर डेवलप्ड, स्टिल डेवलपिंग एंड विल बी अ डेवलप्ड कंट्री इन फ्यूचर। वेल, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, ठीक है, आपने इतने ध्यान से सुना। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। और लेक्चर्स के साथ मैं आता रहूँगा अगर आप मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। थैंक यू